पत्नी से अलग होने के लगभग 2 साल बाद ही पति अचानक से एक दिन अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंच जाता है उसके रूम पर और वहां पर अपनी पत्नी की हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन वो पत्नी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि इस बात के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। कौन थी वो पत्नी और किस वजह से ये व्यक्ति उससे अलग होने के बाद भी उससे माफ़ी मांग रहा था, आइए इस पूरी कहानी को जानने समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिलीप यादव। आज की सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर के एक गांव की। उस गांव में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम है रेखा। रेखा के माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते हैं और वो खुशियों के साथ उनके साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। रेखा की उम्र लगभग 10 साल की थी और वो 5वीं क्लास में पढ़ रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक हादसे में उसके माता पिता दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद जो रेखा होती है वो अकेली रह जाती है। यहाँ पर रेखा के पिता के जो परिवार वाले होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद इस बच्ची की जिम्मेदारी को लेकर थोड़े से परेशान होते हैं। वहीं पर रेखा का मामा भी होता है और जैसे ही गाँव वाले रेखा के मामा को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम इसे अपने साथ ले जाओ और वहीं पर रख कर पाल पोस कर बड़ा करना अच्छा रहेगा। मामा के यहाँ पर बच्चियाँ पल जाया करती हैं। इसके बाद रेखा का जो मामा होता है समाज की वजह से रेखा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रेखा की मामी होती है वो उससे एक तरह से नफरत किया करती है और बात बात पर उसे ताना मारा करती है। अपने पति को वो ढेर सारी बातें सुनाती है, लेकिन पति ने साफ साफ बोल दिया था, देखो ऐसा ही हुआ करता है और मुझे भी अपनी बहन की लड़की को पालना पोसना होगा क्योंकि इसकी मेरी ही जिम्मेवारी बनती है। इस वजह से वो लोग उसे पाल पोस रहे थे। लेकिन रेखा को तो वो प्यार नहीं मिल रहा था जो प्यार बचपन में उसे मिलना चाहिए था और इसी वजह से रेखा काफ़ी खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही थी। और धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ साथ जो मामी होती है अपने बच्चों को अच्छे से लाड़ दुलार किया करती है। मामा ज़्यादातर बाहर पैसे कमाने के लिए जाया करता, बाहर रहा करता था। जब भी कभी मामा घर पर आया करता तो वो रेखा की तरफ गौर किया करता है, लेकिन उतनी गौर नहीं करता है जितना कि माँ दे सकती थी या पिता दे सकता था। यहाँ पर जो काम मामी को करना चाहिए था वो अपने काम से पीछे हट रही थी। इसके बाद जो रेखा होती है धीरे धीरे अपनी स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट करती है और स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहाँ पर पढ़ने के लिए जाने लगती है। मामा मामी उसकी पढ़ाई लिखाई में अच्छा खासा पैसा लगा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने एक अच्छे से कॉलेज में उसका एडमिशन कराया था। क्योंकि अगर किसी को ये पता चलेगा कि वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं और बच्ची को वैसे ही कॉलेज में डाल रखा है तो लोगों में बदनामी होगी और इसी बदनामी के डर से वो लोग ऐसा कर रहे थे। रेखा जब उस कॉलेज में जाती है तो वहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगती है। लेकिन रेखा सभी से अलग से प्रतीत हुआ करती थी क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करती है और ना ही कोई ज़्यादा उसके दोस्त रहा करते थे। वो तो गुमसुम सी अपनी क्लास में बैठकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी और साथ में वो छोटे मोटे ऐसे काम भी सीखा करती थी जैसे ब्यूटी पार्लर का काम, साथ में सिलाई सेंटर का काम, क्योंकि उसे ये पता था कि जीवन में कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की और अपने पैरों पर खड़ा होकर कम से कम ये तो है अपने जीवन को व्यतीत कर लूँगी। यही सोचकर रेखा कॉलेज के बाद उन कामों को भी सीखा करती थी और फिर शाम के समय अपने घर आ जाया करती। मामी उसे ढेर सारा काम बताया करती और उससे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं करती है। रेखा को अब तक इन सभी चीज़ों को सहने की आदत पड़ गई थी और तभी अचानक से एक दिन कॉलेज के अंदर रेखा की मुलाकात एक सुनील नाम के लड़के से होती है। दरअसल सुनील जो कि इसी कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन वो बहुत कम कॉलेज आया करता था। आज जैसे ही वो कॉलेज आता है, कॉलेज में आने के बाद उसकी एक लड़के से झड़प हो जाती है और इसी वजह से रेखा की नज़र सुनील पर पड़ती है। जैसे ही रेखा सुनील को देखती है तो उधर से जो सुनील होता है वो भी रेखा को देखने लगता है और दोनों पहली ही नज़र में आंखों में बहुत सारी बातें कर लेते हैं, यानी कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद रेखा चुपचाप रह जाती है और सुनील भी मन ही मन में बात सोचकर ऐसे ही रह जाता है। दरअसल सुनील एक करोड़पति बाप का बेटा है जिसके ढेर सारे बिजनेस हैं और वो घर का बड़ा लड़का है। उससे छोटा एक लड़का है और
उससे छोटी एक लड़की है। माता पिता पैसों रुपयों की उसके लिए पूरी सहूलियत रखा करते हैं, तो वो लोग अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से व्यतीत कर रहे थे। वहीं पर जो रेखा होती है वो साधारण से कपड़ों में रहा करती है, लेकिन अब बड़ी होने के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी निखर कर आ रही थी और इसी खूबसूरती का मुरीद सुनील हो गया था। अब सुनील बार बार जब भी कॉलेज आया करता वो रेखा को देखा करता और रेखा भी अब सुनील को नोटिस करने लगी थी। कुछ दिनों तक बात ऐसे ही चलती रही और कुछ दिनों बाद सुनील मौका देखकर रेखा से अपने प्यार का इजहार कर देता है और रेखा भी सुनील से अपने प्यार का इजहार कर देती है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करने लगते हैं। वे लोग कॉलेज में एक दूसरे के साथ बैठा करते, प्यार भरी बातें किया करते और सुनील को रेखा का व्यवहार बड़ा ही अच्छा लगता है और इसके बाद वो उससे शादी करने का फैसला करता है और एक दिन रेखा से कहने लगता है कि रेखा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या मेरी जीवन साथी बनोगी? इस बात को सुनकर रेखा हामी भर देती है और कहती है कि सुनील, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, अगर हम लोग शादी करेंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। इसके बाद जो सुनील होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। इसी वजह से सुनील आज जाकर अपने घर वालों से बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर सुनील के घर वाले जैसे रेखा के बारे में सुनते हैं और सुनील उन्हें पूरी बात बताता है कि माता पिता तो है नहीं, वो तो मामी के यहाँ पर रहती है, लेकिन लड़की बड़ी अच्छी है। इस बात को सुनकर जो माता पिता होते हैं उनमें से जो सुनील की माँ होती है वो एकदम से आग बबूला हो जाती है और अपने बेटे से मना करने लगती है। कहती है कि नहीं, ऐसी लड़की से हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, समाज में हमारी थू थू हो जाएगी। अब इस बात को सुनकर जो सुनील होता है वो एकदम से घर वालों से झगड़ा करने लगता है और कहता है कि अगर शादी करूंगा तो रेखा से ही करूंगा, वरना मैं किसी से शादी नहीं करूंगा और ना ही बिल्कुल भी खाना खाऊंगा। अब माता पिता जब सुनील का ये हाल देखते हैं तो पहले तो वो उनको ऐसे ही छोड़ने का सोचते हैं, लेकिन सुनील 2 से 3 दिन तक अपने घर के अंदर पूरा कलेश का माहौल रखता है और बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करता है और छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता है। घर का खाना खाए हुए उसे 3 दिन हो गए थे और तभी जो माता पिता होते हैं उसके वो अपने बेटे की चिंता करते हैं और माँ कहती है कि ठीक है। इसके बाद माता पिता की सहमति से रेखा और सुनील की शादी हो जाती है। यहाँ पर रेखा के मामा भी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ, आफत टली। यहाँ पर रेखा की मामा मामी उसे खासा कोई दहेज नहीं देते हैं, लेकिन जैसे तैसे उसका घर बस गया था। अब यहाँ पर जो रेखा होती है वो एक नए घर में प्रवेश करती है, नए सपनों के साथ और नई उम्मीदों के साथ। उसने अपने दिमाग में ढेर सारी बातें सोच रखी थी कि सास ससुर की सेवा करूँगी और अच्छे से उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँगी और उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहा करूँगी। लेकिन जैसे ही रेखा ससुराल में कदम रखती है तो उसके बाद उसके सामने हकीकत आने में देर नहीं लगती है। जैसे ही रेखा को यहाँ पर आए हुए 6 दिन हुए थे तो 6 दिन के अंदर उसकी सास का स्वभाव उसकी समझ में आ जाता है और वो समझ जाती है कि उसकी सास उससे जला करती है। लेकिन फिर भी रेखा कोशिश करती है कि अपने काम धंधे की वजह से या फिर अब उनकी सेवा करने की वजह से मैं उनका दिल जीत लूँगी। लेकिन सास यहाँ पर कुछ अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी और वो बिल्कुल भी रेखा के किसी भी काम से सहमत नहीं हुआ करती है और उसके हर काम में नोक निकाला करती है। बार बार उसे ताना दिया करती है कि तुझसे ज़्यादा महंगे कपड़े तो हमारे घर की नौकरानी पहना करती हैं और तूने क्यों हमारे बेटे को फंसा लिया। इस बात को सुनकर रेखा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से भी इस बात को कहती है, लेकिन सुनील उसे समझा देता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, माँ है तो किसी न किसी दिन ये भी मान जाएंगी और हम लोग ऐसे इस घर के अंदर रहेंगे। लेकिन तभी जो रेखा के ससुर होते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और जैसे ही उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उसी दौरान जो रेखा होती है उनकी अच्छे से सेवा करती है, उनको टाइम पर दवाई दिया करती है और बिल्कुल भी कोई भी कोताही नहीं बरतती है। जब सास ये देखती है तो वो उससे बहुत जलन होती है और इसके बाद वो एक दिन ऐसी चाल चलती है अपनी बेटी के साथ मिलकर जो दवाइयाँ रेखा दिया करती थी उन दवाइयों को बदल देती है और वहाँ पर दवाइयों को बदलने की वजह से रेखा ने गलत दवाइयाँ अपने ससुर को दे दी थी बिना देखे हुए। और इसके बाद जब वो दवाई देकर हट ही रही थी तो उसी समय वहाँ पर रेखा की सास आ जाती है और सास आने के बाद जोर जोर से रेखा पर चिल्लाने लगती है।
शाम का समय था, दरअसल सुनील भी घर के अंदर था और जब घर के अंदर ऐसा माहौल होता है तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जो रेखा की सास होती है वो उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इस तरीके से तुम्हारे पिता को गलत तरीके से ये दवाई दे रही थी और हम लोगों ने जब इसे रोका तो कह रही है कि मुझे नहीं पता है कि ये दवाइयाँ कौन सी हैं, मुझे तो यही पता था कि उस जगह पर रखी है, तो ये शाम की दवाई होगी, मैंने देखा नहीं था। अब ये पढ़ी लिखी है, ये हमसे झूठ क्यों बोल रही है। इस बात को सुनकर सुनील भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है और वो पहली बार अब रेखा को धमकी देता है, धमका कर रेखा को घर के अंदर भेज देता है। लेकिन उससे ज़्यादा उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जो रेखा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद उसे डॉक्टर साहब को दिखाया जाता है और डॉक्टर साहब रेखा को आराम करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसकी सास होती है उसने कसम खा रखी थी कि रेखा का आराम हराम करना है और इसी वजह से वो दो मुंह की बातें क्या करती थी, यानी कि सुनील के मुंह पर तो भली बनी रहती थी लेकिन पीछे से रेखा को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी। इसी वजह से जो सास होती है जब रेखा प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसी दौरान उसकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। तो वो फिलहाल रेखा को ऑर्डर देती है कि तुम्हें 20 लोगों का खाना बनाना है और अच्छे से पकाना है ताकि कोई शिकायत का मौका ना मिल सके। रेखा पहले तो उनसे कहने की सोचती है कि मैं मना कर दूं, कह दूं कि डॉक्टर ने मुझे मना किया है काम करने से, लेकिन फिर वो सोचती है कि सास वैसे ही नाराज़ रहा करती हैं और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी तो क्यों ना इस काम को कर देती हूँ। इसी वजह से जो रेखा होती है सुबह के लगभग 4 बजे से जल्दी उठती है और उठने के बाद 20 लोगों का खाना अकेले ही बनाने लगती है और पूरी मेहनत करती है। इसी मेहनत के दौरान अचानक से जब उन 20 लोगों का खाना बन जाता है तभी रेखा के पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है और उसके बाद जब रेखा का चेकअप कराया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर साहब को कि रेखा का जो बच्चा है वो पेट के अंदर ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। जहाँ पर ये बात जैसे ही आती है सुनील को पता चलती है तो सुनील भी इस बात से बड़ा ही दुखी हो जाता है और वो अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुमने ज़रा भी ख्याल नहीं रखा, हमारे आने वाले बच्चे को हमसे पहले इस दुनिया से विदा कर दिया। अब इस बात को सुनकर रेखा के सब्र का बांध टूट जाता है पूरी तरीके से और वो अपने पति से कहने लगती है कि मैंने क्या किया है, इसमें ये सब कुछ आपकी माँ का किया धरा है। कल ही मैंने 20 लोगों का खाना बनाया था और इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, जबकि इन्हें भी पता था कि मुझे आराम की ज़रूरत है और इन्होंने मुझे आराम नहीं करने दिया। लेकिन तभी वहीं पर जो रेखा की सास होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर रेखा की जो ननद भी है वो भी आ गई थी और वो दोनों अपनी आँखों में आंसू लिए हुए थे, झूठे मूठे, और उल्टा सीधा रेखा को सुनाने लगती हैं। जब माँ और बहन की आंखों में सुनील आंसू देखता है तो उसके बाद उससे रहा नहीं जाता है और वो रेखा को जो कि हॉस्टल में पड़ी हुई है उसको 2 थप्पड़ लगा देता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और मुझे अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। तुझे तो मैंने उठाकर अपने सर पर बिठाया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मेरे पीठ पीछे ही ऐसा काम करेगी। इस बात को सुनकर रेखा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और उसके बाद वो बिस्तर पर ऐसे ही पड़ी रह जाती है क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी उसे एक दिन रेस्ट करने के लिए कहा था। इसके बाद रेखा सुनील से बिल्कुल भी बात नहीं करती है और जब यहाँ से डिस्चार्ज होकर वो घर चली जाती है तो उसके बाद घर जाते ही अपना सामान पैक करती है और सामान पैक करके घर से जाने लगती है। रेखा की सास भी उसे देख रही थी, ननद भी उसे देखती है, लेकिन कोई भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। इसके बाद सुनील भी उसे देख लेता है, लेकिन सुनील भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी और रेखा अपना बैग लेकर यहाँ से सीधा अपने मामा के यहाँ चली जाती है। मामा के वहाँ जाने पर जैसे ही मामी उसे वहाँ पर आया हुआ देखती है तो उसके बाद उसको कहने लगती हैं कि तू यहाँ पर क्यों आ गई, क्या है तेरा यहाँ पर, तेरी शादी कर दी, अब अपने पति के साथ रह, उसका घर बसा, लेकिन यहाँ पर लौटकर वापस मत आना। और ऐसा कहकर मामी भी उसके मुंह फेर लेती है क्योंकि अब तक मामा की मौत हो चुकी थी और घर के अंदर अब मामी का राज चल रहा था। इसी वजह से रेखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दरवाजे पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। यहीं पर बैठकर वो अपनी मामी से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जब मामी उसकी दरवाज़ा नहीं खोलती है तो उसके बाद वो वहाँ से चलने लगती है।
रेखा के कान में एक जोड़ी झुमके होते हैं। झुमके पर हाथ डाला जाता है और उन झुमकों पर हाथ लगते ही उसे अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि पिता ने मरने से पहले उसके लिए झुमके बनवा कर तैयार कर दिए थे और कहा था कि बेटी की शादी में काम आएंगे। और वही झुमके मामा मामी ने रेखा को शादी के दौरान दिए थे और वो रेखा ने फिलहाल पहन रखे थे। इसके बाद रेखा जब चारों तरफ देखती है कि उसका कोई भी नहीं है, तो उसके बाद वो अपने दम पर जिंदगी जीने का फैसला करती है और यहाँ से सीधा एक सुनार की दुकान पर जाती है और वहाँ पर जाकर उन झुमकों को बेच देती है। जो पैसा मिलता है उससे अपने लिए किराए का मकान लेती है और मकान के अंदर छोटे मोटे ज़रूरत के सामानों का प्रबंध करती है। वहाँ पर जाकर रेखा उस मकान के अंदर रहने लगती है और अब अपने लिए इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढने लगती है। ढूंढने से उसे एक सिलाई सेंटर में काम मिल जाता है और साथ में वो कभी कभार ब्यूटी पार्लर पर भी काम कर लिया करती है, जिससे उसका गुजारा होने लगता है। धीरे धीरे रेखा को यहाँ पर रहते हुए लगभग 1.5 साल बीत जाता है और 1.5 साल तक उसे कई बार सुनील की याद आती थी, अपने मामा मामी की याद आती थी, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था और वो बिल्कुल मजबूती के साथ अपने काम पर डटी रहती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे 1.5 साल होते हैं, उसी दौरान उसके पास एक कोर्ट का नोटिस आता है, जिस नोटिस को देखकर वो पूरी तरीके से हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तक वो सोच रही थी कि पति को कभी न कभी तो अकल आएगी और वो मुझे लेने के लिए आएगा। लेकिन यहाँ पर पति की तरफ से तलाक का नोटिस आया था और इसके बाद जो रेखा होती है वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी आंखों के आंसू को पोंछकर डट कर इस मुसीबत का सामना करने की सोचती है। वो सोचती है कि ठीक है, इन्हें तलाक चाहिए तो मैं तलाक दे दूंगी, लेकिन आज के बाद अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से व्यतीत नहीं करूंगी जिस तरह से वो लोग चाहते हैं। इसी वजह से जिस दिन की तारीख उस नोटिस में थी, उसी तारीख को रेखा साधारण से कपड़ों में वहाँ से उस कोर्ट में पहुँच जाती है और सुबह सुबह जाकर कोर्ट खुलने का वेट कर रही थी। तभी अचानक से एक बड़ी सी कार आकर वहाँ पर रुकती है, जिसमें से उसका पति सुनील निकलता है, जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे और एक काला ब्रांडेड चश्मा लगा रखा था। वो आते हुए रेखा को देखता है और देखने के बाद सीधा कोर्ट के अंदर चला जाता है, मानो जैसे कि उसका गुरूर कह रहा हो कि तुम जैसी महिला से मैं बात करना तक भी नहीं पसंद करता। वो तो मैंने गलती से तुमसे शादी कर ली, जो तुम्हारी मुझसे शादी हो गई। इस बात को देखकर रेखा और भी ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन जैसे ही कोर्ट खुलता है तो कोर्ट के अंदर इन लोगों की सुनवाई होने लगती है और धीरे धीरे ये केस आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस केस को चलते चलते लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद इस केस का फाइनल फैसला होना था। फैसला केवल रेखा पर टिका हुआ था। अगर रेखा अपनी तरफ से एक बार भी हामी भर देती है कि हाँ, मैं इनको तलाक देना चाहती हूँ और मुझे इनके साथ नहीं रहना है, तो ये तलाक हो जाता। यहाँ पर जो सुनील के घर वाले होते हैं, उन्होंने रेखा पर कई तरीके के ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे जैसा रेखा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यानी कि उन्होंने केस में लिखवाया था कि रेखा बदचलन है और लोगों के साथ इसके अवैध प्रेम प्रसंग हैं और ये बहुत ही गलत क्या करती है। इस बात को सुनकर रेखा को बड़ा ही दुख होता है और जैसे ही फाइनल फैसला होता है तो वहाँ पर जज साहब रेखा से पूछने लगते हैं कि बताओ रेखा, क्या तुम इसे तलाक देना चाहती हो या नहीं देना चाहती हो। इस बात को सुनकर रेखा, जो कि कटघरे में खड़ी हुई थी, वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि जज साहब, मैं इन्हें तलाक तो दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। जो जज साहब होते हैं पूछते हैं बताओ रेखा तुम्हारी क्या शर्त है। तो रेखा कहने लगती है कि जो इल्ज़ाम इन लोगों ने मुझ पर लगाए हैं, उन इल्ज़ामों के बारे में मैं एक बार अपने पति के मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्या जो इल्ज़ाम इन लोगों ने मुझ पर लगाए हैं वो सब सही है या गलत है। चाहे जवाब कोई भी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बिल्कुल से इनको तलाक दे दूंगी, लेकिन एक बार मैं अपने पति के मुंह से सुनना चाहती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो सुनील है वो कटघरे में आता है और आने के बाद जज साहब के सामने इस बात को कहने से पहले थोड़ी देर तक सोच विचार करने लगता है और सोच विचार करने के बाद वो कह देता है कि जज साहब, जो कुछ भी इल्ज़ाम इन पर लगाए गए हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि रेखा सच्ची है और पवित्र है और इसका मैं खुद साक्षी हूँ। ये बात नहीं थी, बात कुछ और थी और उसकी वजह से हम लोगों का तलाक हो रहा था। ये तो वकील साहब ने हमें पैतरे बताए थे,
अब इस बात को सुनने के बाद जो जज साहब होते हैं वो एकदम से वकील पर भड़कने लगते हैं। लेकिन तभी जो रेखा है वो जज साहब से कहने लगती है कि सर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाते हैं। मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ और मुझे भी इनसे तलाक चाहिए। उसके बाद कोर्ट में फैसला हो जाता है। यहाँ पर सुनील रेखा को तलाक दे देता है और इसके बाद जो रेखा होती है वो मायूस थोड़ा होती है, मगर फिर मुस्कुराकर कोर्ट रूम से बाहर निकल जाती है, मानो कि उसने जंग जीत ली हो। और इसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाती है। इधर सुनील के घर वाले इस बात का जश्न मनाते हैं, लेकिन सुनील पूरी तरीके से खो गया था। जब से उससे रेखा ने ये पूछा कि अगर मेरे पति एक बार कह देंगे तो इसके बाद मैं फैसला दे दूंगी, यानी कि सुनील को महसूस हो जाता है कि रेखा आज तक भी उस पर विश्वास किया करती है। और उसके जवाब देने के बाद उसे महसूस हो गया था कि शायद रेखा को ये जवाब पहले से पता था कि सुनील यही जवाब देगा, और इसी वजह से वो मायूस होने के बाद भी मुस्कुराती हुई कोर्ट रूम से निकल गई। इस बात ने सुनील को अंदर तक हिला दिया था और इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है। लेकिन वहीं पर जो उसके घर वाले होते हैं वो बाहर बैठकर इस बारे में बात करने लगते हैं और अपनी उन सभी चालों को उजागर करने लगते हैं जो कुछ भी उन्होंने रेखा के साथ किया था उसको सुनील से अलग करने के लिए। लेकिन सुनील कमरे के अंदर पड़ा पड़ा रेखा के बारे में सोच रहा था और तभी अचानक से उसको रेखा का नाम बाहर से सुनाई देता है और तभी वो उन बातों पर गौर देने लगता है। जो सुनील होता है वो अपने रूम के अंदर एक कांच का गिलास उठाता है और उसको दरवाजे पर उल्टा रख के कान लगाकर सुनने लगता है कि बाहर क्या क्या बातें हो रही हैं। इस तरीके से उसे थोड़ी साफ साफ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जहाँ पर उसकी बहन अपने पैतरों को बता रही थी और उसकी माँ अपने पैतरों को बता रही थी और वो लोग इस बात से बड़े ही खुश थे। ये सब कुछ देखकर सुनील एकदम से बौखला सा जाता है और दरवाज़ा खोलकर अपने परिवार को धमकाने लगता है और कहता है कि तुम लोगों को क्या मिला ये सब कुछ करके, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारे बेटे का अब क्या होगा, कितना परेशान हो सकता हूँ। इस बात को सुनकर जो माँ होती है वो अपने बेटे से कहने लगती है कि बेटा वो महिला इस घर के लायक ही नहीं थी, वो हमारे लेवल की बिल्कुल भी नहीं थी, इसी वजह से हमने ये सब कुछ किया और ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए ही किया है। लेकिन सुनील उनसे साफ साफ कह देता है कि भले ही आपने मुझे उससे अलग करा दिया है, लेकिन मैं अब किसी से भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि रेखा ने मुझसे सच्चा प्यार किया था और मैंने भी रेखा से सच्चा प्यार किया था। आप लोगों की वजह से हम लोग अलग हो गए, लेकिन मैं कभी भी किसी भी और महिला को अपना जीवन साथी नहीं समझ सकता हूँ। ऐसा कहकर सुनील अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। लेकिन यहाँ पर उसके परिवार पर इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को आज एक जीत मिल गई थी और उस जीत का जश्न मनाने में ये सब कुछ भूल जाते हैं। दूसरे दिन की सुबह सुबह जो सुनील होता है वो पूरी रात भर सोच सोच कर इस बात को थक गया था और वो अब फैसला करता है कि वो रेखा से माफ़ी मांगेगा और उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करेगा। इसी वजह से सुनील रेखा को इधर इधर ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते शाम तक उसे रेखा का एड्रेस मिल जाता है और वो उसके एड्रेस पर शाम के समय लगभग 8 बजे पहुंच गया था। वहां जाने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है तो रेखा अंदर से दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही सामने सुनील को देखती है तो एकदम से भौचक्की सी रह जाती है, मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि सुनील उसके द्वार पर आ गया है। इसके बाद वो पूछने लगती है कि बताओ तुम्हें क्या काम है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी जो सुनील होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रो रो कर रेखा से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि रेखा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अपने घर वालों की सलाह मानकर ये बहुत बड़ा गलत कर दिया। इसके बाद रेखा कहने लगती है कि अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम अपने रास्ते पर चलो और मैं अपने रास्ते पर चल रही हूँ। ऐसा कहकर रेखा दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन सुनील उस दरवाजे को रोक लेता है और ज़बरदस्ती उस घर के अंदर घुस जाता है। इसके बाद रेखा पहले तो सोचती है कि अपोज करूं, लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि कोई बात नहीं है, इसकी भी सुन लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद सुनील दोबारा से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन रेखा साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक तुम अपने घर वालों के साथ रहोगे
मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे घर वालों ने बिल्कुल भी मेरी कदर नहीं की और मुझे बार बार ताने भी मारे और साथ में मेरे ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जैसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। इस बात को सुनकर सुनील कहने लगता है कि हाँ रेखा, मुझे पता है, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम कहो तो मैं अलग से रहने लगूंगा और बिल्कुल भी घर वालों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। इस बात को सुनकर रेखा थोड़ी सी असमंजस में पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर सुनील को पूरी सच्चाई पता चल गई थी और उसके बाद वो उसके लिए अपने घर वालों तक को छोड़ने के लिए तैयार था। तो रेखा कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस चीज़ का फैसला करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए और तुम ऐसा करो कि 10 दिन के बाद आना। इसके बाद जो रेखा होती है वो सुनील से ऐसा कह देती है और सुनील को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। सुनील भी वहाँ से वापस चला जाता है और इसके बाद वो सीधा सा फैसला कर लेता है कि अब अपने घर वालों के साथ नहीं रहेगा और अपने दम पर कुछ काम खड़ा करेगा जिससे वो पैसे कमाएगा। सुनील ने अपने घर वालों का साथ छोड़ दिया और अपने सामान को लेकर एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। घर वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और 10 दिन तक वो घर वालों से बिल्कुल अलग रहता है। उसके बाद जैसे ही 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो रेखा को मिलने के लिए सुनील उसके कमरे पर जाता है। लेकिन सुबह के 8 बजे हुए थे और रेखा 8 बजे रेखा सिलाई सेंटर पर चली जाया करती थी। जैसे सुनील उसके दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे ताला लगा हुआ मिलता है और अड़ोस पड़ोस से पूछने पर उसको पता चलता है कि रेखा सिलाई सेंटर पर गई हुई है। इसके बाद जो सुनील होता है वो उसके सिलाई सेंटर पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि रेखा सिलाई मशीन चला रही है और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त है। इसके बाद जब सुनील अपनी गाड़ी को लेकर वहां पर रेखा के सिलाई सेंटर के सामने गाड़ी रोकता है और उससे उतरकर सिलाई सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है तो सिलाई सेंटर की जो महिला होती है जिसने उसे काम पर रखा था वो उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर सुनील कोई शर्म नहीं करता है और यहीं पर आकर रेखा से रो रो कर माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि रेखा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब तो मैं अलग से रह रहा हूँ, अलग रहा करता हूँ। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों मेरे साथ रह कर देख लो और जब तुम्हें अच्छा लगे तो उसके बाद मेरे साथ शादी कर लेना और मेरे साथ जीवन को बिताना, क्योंकि हमारा तलाक हो गया है। इस बात को वो महिला देख लेती है जो सिलाई सेंटर वाली थी और उसे देखकर वो भी रेखा से कहने लगती है कि रेखा, जब तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार किया करता है तो क्यों नहीं तुम उसके साथ चली जाती। रेखा ने अब तक सोच ही लिया था कि अच्छा रहेगा अगर सुनील के साथ ही रहूँगी, उसका जीवन साथी बनूंगी, क्योंकि अंतिम समय में सुनील ने उसके लिए सच्चाई का साथ दिया था और इसी वजह से रेखा उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद उसके साथ उस किराए के मकान पर चली जाती है। रेखा और सुनील दोनों अपना अपना काम करने लगते हैं। यहाँ पर सुनील के आने के बाद रेखा ने खुद का अपना एक सिलाई सेंटर खोल लिया था और एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया था। उसमें वो कुछ महिलाएं भी रखी थी और यहाँ पर जो सुनील होता है वो भी धीरे धीरे अपना एक काम शुरू करता है और उस काम को मन लगाकर पूरी ईमानदारी से किया करता है। धीरे धीरे उनको 2 बच्चे होते हैं और फिलहाल के समय में रेखा और सुनील अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इन बातों को लगभग 10 से 12 साल बीत गए हैं और 10-12 साल जो उसके माता पिता होते हैं, सुनील के उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि जब दूसरे बेटे की बहू आती है वो अमीर घर की होती है, उसने उनका जीना हराम कर दिया था और इसके बाद जो रेखा और सुनील होते हैं वो उसके पास पहुंच जाती हैं और रो रो कर अपने साथ रखने के लिए कहने लगते हैं। सुनील तो उनसे मना कर देता है लेकिन रेखा उन्हें अपना लेती है और उसके बाद वो परिवार पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।